सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम अभी देने वाले हैं और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम से जस्ट पहले हम आपके लिए जो कुछ हो सकता है यूट्यूब पर आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम को अच्छा करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐप पर तो हमने सब कुछ प्रोवाइड कराया ही है, मगर हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज आपके वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आपका बन सकता है। बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1 और 2 का सेशन का हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आप यूट्यूब पे चेक करिए, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यूनिट 3 और 4 के अंदर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है उसके मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 आपका है मॉसफेट। मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल के अंदर ये चैप्टर कवर कराया है, मॉसफेट सर्किट्स। इस के अंदर अगर अपन की पॉइंट्स की बात करें कि कौन कौन से पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं मॉसफेट के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो मॉसफेट स्ट्रक्चर, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट एज ए स्विच एज ए एम्पलीफायर, जैसे बीजेटी में भी था यहां पर भी है। स्मॉल सिग्नल मॉडल और बाइसिंग सर्किट बीजेटी में भी था, यहां पर भी है। वहां कॉमन एमीटर बेस कलेक्टर था, यहाँ कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन और कॉमन जो है वो आपका गेट एम्पलीफायर है, उनका स्मॉल सिग्नल मॉडल है। और फिर उनका करंट गेन, इनपुट आउटपुट इंपेडेंस, ट्रांस कंडक्टेंस और हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट। सेम बीजेटी के जैसा का जैसा मॉसफेट का पूरा आपका सिलेबस दिया गया एज इट इज। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मॉसफेट के अंदर मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक तो आया डी टाइप, डिप्लीशन टाइप और एक एनहेंसमेंट टाइप। तो एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप दोनों ही पूछे जा सकते हैं। पिछले साल एनहेंसमेंट पूछा तो इस बार डिप्लीशन के चांसेस है, पिछली बार डिप्लीशन पूछा तो इस बार एनहेंसमेंट पूछने के चांसेस है। दोनों के आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी ड्रेन करंट और वीडीएस और आईडी के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो, और प्लस उसकी इक्वेशन, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आपको जो है वो मॉसफेट की ड्रेन करंट की इक्वेशन पूछ लेगा, आपको मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करवा देगा। तो ये इंडिविजुअल 2 नंबर के, और कंस्ट्रक्शन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है। 7 नंबर का सवाल, इक्वेशन भी साथ में लिख के आना, छोड़ना नहीं, इक्वेशन लिखोगे एक्स्ट्रा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा आपके पास में मॉसफेट को अगर एज ए स्विच यूज करना है तो एज ए स्विच और एम्पलीफायर में 2 ही चीजें का मतलब एक छोटा सा डिफरेंस है। एम्पलीफायर की तरह तो ये मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा जब वो कांस्टेंट करंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद में आप उससे पहले अगर बात करें लीनियर रीजन की तो वहां पर वो, या फिर सबसे नीचे वाला रीजन जहां पर वो पिंच ऑफ हो जाता है, उस केस के अंदर वहां पर आपका जो है वो ये एक स्विच की तरह वर्क करता है। तो ये आपका दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, ऑपरेशन में स्लाइट डिफरेंस है कि कब स्विच की तरह काम करता है और कब एम्पलीफायर की तरह। इसके आपको बेसिक पॉइंट्स और इसका सर्किट डायग्राम, क्योंकि उसमें पॉलरिटी मेंटेन करना जरूरी है, किस पॉलरिटी में स्विच होगा और किस पॉलरिटी में वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, कौन सी सप्लाई कहां लगाएंगे। तो दोनों का सर्किट डायग्राम, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तो सेम ही बनेगी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ऑपरेटिंग पॉइंट का फर्क है। ये पॉइंट बना दिया तो ये एम्पलीफायर है, यहां नीचे पॉइंट बना दिया तो ये कट ऑफ या फिर ये स्विच की तरह वर्क करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सर्किट डायग्राम दोनों का अलग अलग है, दोनों के 3-3 4-4 पॉइंट थ्योरी के, बस इतना ही आपको यहां पर मेंशन करना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से आपसे बन सकता है। तीसरा अगर अपन बात करें शॉर्ट नोट में आपको डेफिनेशंस क्या क्या पूछेगा, ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में पूछ लेगा। व्हाट इज ट्रांस कंडक्टेंस, जीएम के बारे में पूछेगा, जीएम का फॉर्मूला आपको लिखना है, जीएम का यूनिट लिखना है, और मॉसफेट में ट्रांस कंडक्टेंस किस लिए डिफाइन किया जाता है उसका आपको 2 लाइन के अंदर आंसर याद रखना है। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर मॉसफेट में स्मॉल सिग्नल मॉडल आपको बनाने के लिए कह सकता है, स्मॉल सिग्नल मॉडल जैसे बीजेटी में मैंने कॉमन एमीटर का स्मॉल सिग्नल मॉडल मैंने कहा कैसे बनाना है, पूरा एकदम जीरो से, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, सेम टू सेम मॉसफेट के अंदर भी आपको इनपुट, ये साफ साफ लिखा, इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस और ट्रांस कंडक्टेंस, ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो मॉसफेट में स्मॉल सिग्नल मॉडल में आपके पास में 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर, सॉरी ये आपका क्या कहते हैं, कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन। तो उस केस के अंदर आप लोगों को जो है इन तीनों में से किसी का भी एक का आप अच्छे से तैयार कर ले, बाकी दोनों में तो सिर्फ सर्किट में डिफरेंसेस आते हैं छोटे मोटे, और कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप इनमें से जो सबसे कॉमनली यूज किया गया मॉसफेट है एज ए एम्पलीफायर,
उस कॉन्फ़िगरेशन का आप स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना सीख लें, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना सीख लें, आपका काम हो जाएगा। इसमें बाइसिंग सर्किट के न्यूमेरिकल आएंगे। देखो न्यूमेरिकल हमेशा बाइसिंग सर्किट के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बाइसिंग सर्किट के न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली इजी है, स्मॉल सिग्नल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो बाइसिंग के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिंपल केवीएल वगैरह लगा करके आपसे आईडी का वैल्यू पूछ लिया, आईडी की इक्वेशन पे। मैंने इस पे न्यूमेरिकल बहुत कराए हैं एग्जाम बूस्टर में, आप जाके चेक करना, मैंने मॉसफेट में न्यूमेरिकल करा रखे हैं, आप वो न्यूमेरिकल प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो बाइसिंग में न्यूमेरिकल, बाइसिंग में फिर से वही आपका जो है वो सेल्फ बायस हो गया, वोल्टेज डिवाइडर बायस हो गया, तो बाइसिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं। अब बाइसिंग का अगर थ्योरी पूछ ले तब तो बहुत अच्छी बात है, बाइसिंग से तो इजी कोई टॉपिक ही नहीं है, स्मॉल सिग्नल के कंपैरिजन में तो बाइसिंग बहुत इजी टॉपिक है। तो इस टॉपिक से अगर आपको थ्योरी पूछ ले, तो आपने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया तो थ्योरी आती है तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो इसलिए यहां पर न्यूमेरिकल, इसमें किसी एक मॉडल का स्मॉल सिग्नल मॉडल विद इनपुट, आउटपुट इंपिडेंस और ट्रांसकंडक्टेंस, इन तीनों का वैल्यू। भाई स्मॉल सिग्नल मॉडल का मीनिंग यही है कि आपको वो तीनों करना आना चाहिए। स्विच और एम्पलीफायर में डिफरेंस, और मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन, इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, डिप्लीशन और एनहांसमेंट में कोई एक कर लेना। पिछली बार जो पूछा है वो छोड़ के इस बार वाला कर लेना आप। ये तो आपके मॉसफेट सर्किट की बात होगी। फिर इसके बाद में आती है यूनिट 4। भाई साहब सबसे बड़ा टॉपिक यूनिट 4। इसमें आपको 3 चीजें दी है, मतलब सिलेबस बनाने की भी इंतहा होती है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये तीनों ही इन्होंने सिलेबस में दे दिए, और तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। मगर इन्होंने क्या किया, तीनों का इंट्रोडक्शन दिया। इस यूनिट में इन तीनों का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूं, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और एक ट्रांस कंडक्टेंस। वोल्टेज और करंट तो एक तरफ लिख देता हूं मैं, और दूसरा लिख देता हूं ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ये सुनने में बहुत ही टिपिकल हैं, मगर महा आसान टॉपिक है, महा आसान। मैं कहूंगा थ्योरी की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया है, ये चारों एक ही वीडियो में ये दोनों पढ़ा दिए, और अगले एक वीडियो में ये दोनों पढ़ा दिए। मतलब कि 1.5 से पौने 2 घंटे में अपन ने ये चारों टॉपिक कर लिए। ये करके जाना, इनमें से आपको 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा कि भैया वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर को बताइए क्या है, या ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के बारे में जो है वो आप एक्सप्लेन करिए। तो आपको यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको इन चारों में से कोई एक करना है, और सब में बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है, बहुत आसान है। 1 घंटे में दोनों हो गए। आप थ्योरी के लेक्चर्स को देखना, और ये दोनों, ये चारों में से जो है वो आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। ये कवर करके जाना भाई, ये कवर करके जाना। इसके बाद बात करें, इसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओप-एम्प। स्ट्रक्चर ऑफ ओप-एम्प, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओप-एम्प, मैं सारे टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, मैं वही टॉपिक लिख रहा हूं जो मुझे जेन्युइनली लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी देखो लिखने को तो मैं पूरा सिलेबस लिख दूं, फिर क्या ही मतलब रहेगा। फिर उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कोई 3 चीजों पे शॉर्ट नोट पूछेगा, तो अगेन वो 7 नंबर का बन जाएगा। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है एनी 3 या फिर 4 करके। इसके अंदर आपको जो टॉपिक दिया गया है, नॉन आइडियलिटी ऑफ ओप-एम्प, नॉन आइडियलिटी ऑफ ओप-एम्प, नॉन आइडियलिटी ऑफ ओप-एम्प। इसमें आपको सारे के सारे 3-3 लाइनों के डेफिनेशंस हैं, सारी डेफिनेशंस है, जैसे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस लिख दिया, इनपुट ऑफसेट करंट, स्ल्यू रेट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर। ये जो भी मैंने 5-6 टॉपिक के नाम लिए आपके सिलेबस में लिखे हुए, इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ये करके चले जाओ, बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी पढ़ने। स्ट्रक्चर ऑफ ओप-एम्प पूरा थ्योरेटिकल है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम आना चाहिए, उस ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, 7 नंबर हो गए। इन चारों को कर लेना, इन चारों में से कोई एक, अच्छी किस्मत हुई तो 2 पूछ सकता है, यहां आपका काम हो जाएगा। और शॉर्ट नोट में जितने भी डेफिनेशन सिलेबस में लिखी है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, मैंने सीधा टॉपिक का नाम लिख दिया, नॉन आइडियलिटी ऑफ ओप-एम्प। हर एक पे 3-3 लाइन का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला शॉर्ट नोट में ही आएगा। मगर 3-4 शॉर्ट नोट एक साथ पूछ ले तो वो 7 नंबर का सवाल बन जाएगा। यहां से यूनिट आपकी पूरी कवर हो जाएगी, और आपके जो है वो क्वेश्चन छूटने का कोई भी चांस यहां पर नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, आप सभी स्टूडेंट्स को हमने 3rd सेमेस्टर में बहुत ही मेहनत से सारी चीजें कवर कराई है। आपको 98% से 99% हमने सिलेबस कराया, 1% में फिर भी मान लेता हूं, चलो मान लीजिए इधर उधर हो जाता है।
मगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सिलेबस का कवरेज और कोई नहीं कराता, लोग 70-80% करा के छोड़ देते हैं। आपको मैक्सिमम सिलेबस कवरेज हमने कराया, वो पूरे के पूरे सिलेबस के पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हमने आपको सॉल्यूशन करवाए हैं। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया है, वीवीआई क्वेश्चन की फाइल्स भी हमने आपको दी है। आप सभी स्टूडेंट्स के सीजीपी एकदम टॉप क्लास बने, क्योंकि हमारा मंत्र यही रहता है कि आपको पास नहीं, आपको टॉप करवाना है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है 4th सेमेस्टर का बैच। आप सभी बच्चे जो 3rd सेमेस्टर में, मैं उम्मीद करता हूं 4th सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े। लाइव क्लासेस जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी वो इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको रहेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इस बार की तरह जैसे सेम टू सेम, और एक्स्ट्रा बोनस आपको फ्री में दिया जाएगा इसी बैच के साथ, अगर आप 15 मई से पहले एनरोल कर लेते हैं। इस 15 मई से पहले एनरोल करने पर बैच में आपको एक्स्ट्रा बोनस में क्या क्या मिलेगा, एग्जाम बूस्टर बैच, जिसमें हमने अभी आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाई है, न्यूमेरिकल की, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। फिर इसके अलावा वीवीआई क्वेश्चन की फाइल आपको प्रोवाइड कराई गई है, और एमसीक्यू, हर एक चैप्टर की एमसीक्यू टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराई गई है। ये तीनों की तीनों चीजें आपको 15 मई से पहले एनरोल करने पर फ्री मिलेगी, जो हमने 3rd सेम में भी दिया था। उसके बाद इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगेंगे। तो ये आप बैच 15 मई से पहले एनरोल कर ले। और अगर आपको लगता है कि सर अच्छा फीस भी इंक्रीज नहीं हुआ है, वही सेम फीस रखा गया है जो हमने 3rd सेमेस्टर का रखा था, वो बच्चे जो ये सोच रहे कि सर 3rd सेम बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा, मजा आया, हम 3rd और 4th और 5th दोनों का लेना चाह रहे हैं, तो आपको और 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। 3rd प्लस 4th सेमेस्टर का, 4th प्लस 5th सेमेस्टर का बैच अगर आप लेते हैं तो 3499 में आपको मिल जाएगा। तो इजी प्रेप की ऐप पर जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम खत्म हो जाए, प्रैक्टिकल्स चल रहे हो, उसी समय 4th सेम एनरोल करें, पहली लाइव क्लास के साथ में जुड़े, ताकि आप अपना सिलेबस समय पर कर पाए, लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक नहीं होना पड़े और बहुत बढ़िया सीजीपीए से आप पास हो। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।